आज हम बात करेंगे रीतिकाल का वर्गीकरण। कल हमने देखा था कि रीतिकाल के प्रथम कवि आचार्य शुक्ल के द्वारा चिंतामणि त्रिपाठी घोषित किए गए और इनका रचना काल 1700 विक्रम संवत माना गया। अब हम बात करेंगे रीतिकाल का वर्गीकरण। रीति को आधार मानकर इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। सबसे पहले बात करते हैं रीतिबद्ध। वे कवि जो रीति के बंधन में बंधे हुए थे। रीतिबद्ध वे कवि जो रीति के बंधन में बंधे हुए थे तथा रीति ग्रंथों की रचना की। इन्होंने काव्य लक्षण और उदाहरण देकर काव्य रचना की। यानी ये रीतिबद्ध जो कवि थे वो संस्कृत से जो रीति की परंपरा चली आ रही थी उससे पूर्ण रूप से बंधे हुए थे। इनकी रचना करने का जो तरीका था काव्य रचना का, वो ये था कि ये पहले काव्य लक्षण देते थे और उसके बाद उदाहरण देते थे। काव्य लक्षण और उदाहरण देते हुए अपनी रचनाओं को संपन्न करते थे। यही परंपरा संस्कृत में थी। ये कवि रीति से पूर्ण रूप से बंधे हुए थे। इन्होंने किसी भी प्रकार से रीति की जो परंपरा थी, रीति के जो काव्यांग निरूपण का जो व्यवस्था थी, उससे एक कदम भी बाहर नहीं रखा और उसी के हिसाब से काव्य रचना करते रहे। इन कवियों में मुख्य रूप से चिंतामणि, देव, मतीराम, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दुल्हे, रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह और ग्वाल जो रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं, वो भी रीतिबद्ध ही माने जाते हैं। दूसरी परंपरा थी रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध परंपरा में वे कवि थे जिन्होंने रीति ग्रंथ तो नहीं लिखे, क्योंकि वे रीति में पारंगत नहीं थे। रीति के समस्त नियम भेद उपभेदों के बारे में उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन इन्हें रीति परंपरा की भली भांति जानकारी थी, जिनका प्रयोग इन्होंने अपनी काव्य रचना में किया। परंपरा से बंद करके नहीं चले, रीति ग्रंथ भी नहीं लिखे, फुटकर रचनाएं लिखी हैं अलग अलग छंदों में, लेकिन रीति के बारे में ये सब कुछ जानते थे। रीति के बारे में जानते हुए भी रीति की कुछ बातों का अपने काव्य में इन्होंने प्रयोग किया है, जैसे रस का वर्णन करना, अलंकारों का वर्णन करना, भिन्न भिन्न छंदों में नायक नायिकाओं के बारे में बातें करना, लेकिन लक्षण और उदाहरण नहीं दिए इन्होंने किसी भी प्रकार से कि नायिका के इतने लक्षण होते हैं और उसका उदाहरण ये है। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवियों में बिहारी का नाम लिया जा सकता है। बिहारी एक प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि थे जिन्हें रीति का सारा ज्ञान था, लेकिन अपनी रचना बिहारी सतसई में लक्षण और उदाहरण देते हुए रचना नहीं की। अगर अन्य कवियों की बात की जाए तो सेनापति, रसनिधि, गोप, शेवादास, राम सिंह, पद्माकर, बेनी रसलीन आदि ऐसे कवि हैं जो रीतिसिद्ध परंपरा के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। तीसरी जो शाखा थी रीतिकाल में, या जो तीसरा वर्गीकरण किया गया, वो था रीतिमुक्त। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति से पूर्णतः मुक्त रहे, किसी बंधन में नहीं फंसे हुए। उन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले ग्रंथों की रचना नहीं की। लक्षण और उदाहरण देते हुए, काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए या रीति के नियमों का पालन करते हुए काव्यांग निरूपण इन्होंने नहीं किया। यानी ये वो कवि थे जो अपने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना किया करते थे। हृदय की स्वतंत्र वृत्तियाँ, जो जी में आया, जो मन ने अनुभव किया, वही लिखा। ये समस्त बंधनों से मुक्त थे, समस्त परंपराओं से आज़ाद थे और ये रीतिमुक्त कवि माने गए। इनमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रसिद्ध रीतिबद्ध कवि या रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि कौन कौन हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य केशवदास की। आचार्य केशवदास का जन्म 1612 विक्रम संवत में हुआ, ऐसा माना जाता है। और ये ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह, ओरछा एक बुंदेलखंड में रियासत है, वहाँ का राजा था इंद्रजीत सिंह, उनके दरबारी कवि थे।
ऐसे कवि जिनका काव्य दो कालों के सीमा रेखा पे खड़ा है, अर्थात इनका काव्य दो कालों का प्रतिनिधित्व करता है। रामचंद्रिका के रूप में भक्ति काल के, तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया व छंदमाला जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना करके रीतिकाल, यानी इनकी एक रचना रामचंद्रिका है जो भक्ति काल की अंतिम दौर की रचना मानी जाती है। तो ये भक्ति काल में भी ठहरते हैं क्योंकि इन्होंने रामचंद्रिका के माध्यम से भक्ति का वर्णन किया है। दूसरी इनकी रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, ये रचनाएं वो हैं जो लक्षण ग्रंथ हैं, इसमें इन्होंने रीति का पालन किया है। रसिक प्रिया में श्रृंगार रस के भेदों, इनकी जो रचना रसिक प्रिया है उसमें श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, नायक नायिका भेद, निरूपण, काम दशाओं और वीर दशाओं का विवेचन किया है। तो दूसरी रचना कवि प्रिया में अलंकारों के भेद, उनकी उपयोगिता, अलंकारों के कितने भेद होते हैं और उनका काव्य में महत्व क्या है, इस बात की चर्चा की है। और तीसरी रचना इनकी है छंदमाला, इसमें मात्रिक और वर्णिक छंद, इनकी परिभाषा, उनके लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। तो आचार्य केशवदास ऐसे कवि थे जो संधि स्थल पे खड़े दिखाई देते हैं। दूसरे हैं आचार्य चिंतामणि। चिंतामणि के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1600 ईस्वी तथा मृत्यु 1680-85 ईस्वी के बीच हुई, सम्मत नहीं ईस्वी के बीच हुई होगी। ये तकवामपुर निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे तथा मतीराम, भूषण और जटाशंकर जैसे कवियों के भाई थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि जटाशंकर भूषण का ही नाम था। वे शाहजी भोंसला, शाहजहां व दारा सिकोह के राजाश्रय प्राप्त कवि थे। ये कई राजाओं के राजाश्रय में रहे, शाहजी भोंसला के यहाँ भी रहे, ये शाहजहां के दरबार में भी रहे और दारा सिकोह के दरबार में भी रहे। इनकी रचनाएं छंद विचार, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल कल्पतरु आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्हें रीतिकाल का निर्विवाद प्रवर्तक आचार्य माना जा सकता है। इन्हीं के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा से रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की परंपरा का सूत्रपात हुआ। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम यही कवि थे, आचार्य चिंतामणि ही थे, जिनकी प्रेरणा लेकर के आगे आने वाले कवियों ने लक्षण ग्रंथों की परंपरा का सूत्रपात किया और पालन किया। अगले कवि हैं इसी क्रम में आचार्य मतीराम। आचार्य मतीराम का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अलंकार शास्त्र पर ललित ललाम, रस विवेचन पर रसराज ग्रंथ लिखे। एक जहांगीर, बूंदी नरेश, भाव सिंह हाड़ा, बुंदेलखंड स्वरूप सिंह बुंदेला के राजाश्रय में रहे। 3-4 राजाओं के आश्रय में ये रहे। अगले कवि हैं भूषण। जन्म विक्रम संवत 1670 ईस्वी में और छत्रपति शिवाजी उनके पुत्र संभाजी छत्रसाल इनके दरबारी कवि थे। चित्रकूट के राजा रुद्रसाय सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि थी। इनके मूल नाम के बारे में भी पता नहीं है, ये इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। जो रुद्रसाह, चित्रकूट के राजा रुद्रसाह ने जो इनको उपाधि दी, ये इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। मूल नाम इनका आज भी शोध का विषय है। रचना शिवराज भूषण 1673 ईस्वी में लिखी गई। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ये आचार्यत्व में असफल रहे, आचार्य नहीं बन पाए, लेकिन कवित्व में सफल रहे। मुख्य जो बात थी वो ये थी कि श्रृंगार काल या श्रृंगारिक रचनाओं के उस युग में भूषण एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने श्रृंगार रस को त्याग कर वीर रस की कविता लिखी। अगले कवि हैं देव। देव का जन्म 1730 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। ये आचार्य और कवि दोनों दृष्टियों से सफल थे। ये आचार्य भी थे, अर्थात इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, काव्यांग निरूपण या काव्य संबंधी विभिन्न बातों का इन्होंने अपने रचनाओं में वर्णन किया है और कवित्व के रूप में भी ये सफल थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी लगभग 35 रचनाएं मानी हैं, लेकिन 35 के नाम देने में आचार्य शुक्ल असमर्थ हैं। इस प्रकार
ये मुख्य, बाकी तो रीतिकाल में और भी बहुत सारे कवि हैं, सेनापति भी हैं, पद्माकर, रीति मुक्त धारा के कुछ कवियों का जिक्र हम आगे चल करके करेंगे, लेकिन इनका यहीं तक करते हैं। हम अब बात करेंगे रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ। रीति मुक्त कवियों की काव्य प्रवृत्तियों का अलग से अध्ययन किया जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे केवल रीतिबद्ध व रीतिसिद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ, क्योंकि ये दोनों जो धाराएं थी वो लगभग समानांतर थी। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य नहीं, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं क्या क्या थी, इनका जिक्र या इनका अध्ययन हम अगली कालांश में, अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।